दोस्तों, वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी और सामिकी के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी पर। इसराइल ने सीधी चुनौती दी है, चेतावनी दी है। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने आज बयान जारी करके कहा है कि इसराइल की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये जो चेतावनी है ये हवाई चेतावनी नहीं है इसराइल की तरफ से, बल्कि एक वास्तविक तैयारी है जिसे ईरान के हार्डलाइन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की ताजपोशी के दिन, उनके शपथ ग्रहण के दिन जानबूझकर जारी किया गया है। और ये चेतावनी वास्तव में खाड़ी देशों के बीच चल रहे, मध्य पूर्व में चल रहे एक लंबे तनाव का सीधा परिणाम है। हालांकि इस चेतावनी को, इसराइल की इस चेतावनी को इसराइल हाल ही में इसराइली जहाज़ पर हुए, पानी के जहाज़ पर हुए, इसराइली जलपोत पर हुए हमले के साथ जोड़ रहा है। ये शिप जो है, ये जलपोत जो है, इसका मालिक इसराइल का बड़ा खरबपति इयाल ऑफर है और उसकी कंपनी ज़ोडिएक मैरीटाइम इसकी मालिक बताई जाती है। हालांकि ज़ोडिएक मैरीटाइम ने कहा है कि हमने इस जहाज़ को एक जापानी कंपनी को बेच दिया था। इस जहाज़ पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और इस पर 29 जुलाई यानी शनिवार को एक मिसाइल अटैक हुआ बताते हैं, एक ड्रोन अटैक हुआ बताते हैं, जिसमें इस जलपोत का नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी ये जलपोत अपने रास्ते चलकर सऊदी अरब से यूएई की तरफ बढ़ते हुए अपने गंतव्य पर, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इसके बावजूद अमेरिका और ब्रिटेन ने सीधे, बिना जांच पड़ताल के सीधे ईरान पर यह आरोप लगाया कि ईरान ने ड्रोन हमला किया है, अपने ड्रोन से मिसाइल दागकर इस जलपोत को नष्ट करने की कोशिश की है। और शनिवार को हिंद महासागर में हुए इस हमले को बहाना बनाते हुए उन्होंने सीधे ईरान पर निशाना साध लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान वैश्विक और क्षेत्रीय समस्या है, इलाकाई समस्या भी है और दुनिया भर के लिए समस्या भी है, इसलिए ईरान से निपटना जरूरी है। और उन्होंने कहा है कि ईरान से निपटने का सैनिक विकल्प के अलावा और कोई साधन नहीं है। एमवी मर्कज़ स्ट्रीट नाम का ये जहाज़, जिसका मालिकाना, जिसकी ओनरशिप भी तय नहीं है कि इसकी ओनर जो है वो जापानीज़ कंपनी है या इसराइली कंपनी है, ज़ोडिएक मैरीटाइम नाम की कंपनी है, उसे लेकर दुनिया भर की जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वे अपने गंदे खेल में जुट गई हैं। मध्य पूर्व में, खाड़ी के देशों में युद्ध की दावानल भड़काने में जुट गई हैं। इससे पहले 28 मार्च को ईरान के लोरी नाम के जहाज़ पर हमला किया गया था, जिसके बदले में ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। उससे पहले अप्रैल में ईरान के कार्गो जहाज़ पर लाल सागर में हमला किया गया था, जिसमें ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस हमले में इसराइल का हाथ है। अप्रैल में ही ईरान के न्यूक्लियर साइट नंताज पर इसराइल ने खुला हमला किया था। इसराइल ने इसकी बाकायदा आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली थी। नंताज यूरेनियम फैसिलिटी पर
हमले की। और जून में भी, इसी साल जून में भी ईरान का जो सबसे बड़ा जलपोत था, जिसे नेवी इस्तेमाल करती थी, नौसेना इस्तेमाल करती थी ईरान की, उसे डुबो दिया गया था। हालांकि ईरान ने इसका आरोप इसराइल पर नहीं लगाया था और इसके डूबने के कारणों को भी ईरान ने स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन यह माना जा रहा है कि इसराइल ने ईरान के इस जलपोत को डुबोया था। लंबे समय से खाड़ी देशों के बीच चला आ रहा ये तनाव, ये तनातनी अंततः युद्ध के रूप में जो है हमारे सामने आने वाला है और ये वास्तविक तैयारी कर ली गई हैं। इस युद्ध की पूर्व संध्या पर ब्रिटेन ने ईरान के राजदूत को समन किया है और ईरान ने बदले में ब्रिटेन के जो पॉलिटिकल अटैची हैं उनको समन कर लिया है और दोनों ने एक दूसरे को चेतावनी दी है कि इसके परिणाम, गंभीर परिणाम जो हैं एक दूसरे को भुगतने होंगे। उधर अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने संयुक्त बयान जारी करके इसका आरोप, इस हमले का आरोप बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे सीधे ईरान पर मढ़ दिया है और ईरान को उन्होंने अपनी शत्रु शक्ति के रूप में इस कूटनीति का, जिसे हमले के बाद शुरू किया गया, उसका निशाना बनाया है। इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने तो साफ कहा है कि ये हमला इसराइल ने तैयार कर दिया है और कुछ ही दिनों में ईरान को इस हमले को झेलने के लिए और इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी तरह का बयान एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से जारी किया गया है, जिन्होंने कहा है कि ईरान को इस हमले का, जो शनिवार को उसने हमला किया बताते हैं, उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पिछले हफ्ते 29 जुलाई को दरअसल 29 और 30 जुलाई की रात को ओमान के तट के पास इसराइल के इस तेल टैंकर पर, MV मर्कर स्ट्रीट पर यह हमला हुआ था, जिस हमले में 2 जो जलपोत पर सवार लोग थे वो मारे गए थे, जिनमें से एक ब्रिटेन का और दूसरा रोमानिया का नागरिक था। अमेरिका और ब्रिटेन ने तुरंत ही इसके बाद ईरान पर इसकी जिम्मेदारी थोप दी थी और इसका बदला लेने की दोनों ने संयुक्त तौर पर प्रतिज्ञा की थी और ये कहा था कि ईरान को अब एक सामूहिक हमले का निशाना बनना पड़ेगा। ये दरअसल एक प्रोवोकेशन था, एक उकसावे की कार्रवाई थी इसराइल के लिए, इसराइल को ये भरोसा दिलाना कि उसके पीछे नाटो की शक्ति है। तो ये एक प्रोवोकेशन, एक उकसावे की कार्रवाई थी। ईरान ने इस आरोप के तुरंत ही बाद इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन इस इनकार से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अमेरिका और ब्रिटेन लगातार इसे जो है, इस आरोप को दोहराए गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि इसराइल ने, अमेरिका और ब्रिटेन के बाद इसराइल ने ये घोषणा कर दी कि वो ईरान पर हमला करने जा रहा है। अपनी तरफ से ईरान ने पहले इस हमले से इनकार किया और फिर अगले ही दिन ईरान ने इस हमले का निर्णायक उत्तर देने का प्रण किया है। उसने कहा है कि यदि दूसरे देश उस पर हमला करते हैं तो वो निर्णायक उत्तर देगा। निर्णायक उत्तर देने का मतलब है नाभिकीय हमला। हालांकि अब तक ये समझा जा रहा है कि ईरान नाभिकीय शस्त्रास्त्रों को विकसित करने में अभी तक समर्थ नहीं हो सका है, लेकिन ईरान ने बार बार ये दावा किया था कि उसने नाभिकीय अस्त्र जो हैं वो विकसित कर लिए हैं। दरअसल 2015 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान को युद्ध की धमकी देकर, उस पर दबाव बनाकर उसके साथ एक नाभिकीय हथियार विरोधी, नाभिकीय शस्त्र निर्माण विरोधी एक संधि कर ली थी, जिसमें ईरान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था कि वो किसी भी तरह से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को शस्त्रास्त्रों के निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसके चलते यूएन के इंस्पेक्शंस के लिए ईरान को अपने दरवाजे खोलने पड़े थे।
लेकिन 2018 में एक तरफा तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने इस संधि को रद्द कर दिया था और ईरान को जितने कंसेशंस दिए थे अमेरिका ने उन सबको विड्रॉ कर लिया था। एक तरफा तौर पर यह किया गया था बिना किसी चेतावनी के, जिसके चलते ईरान की फिर से अमेरिका ने घेराबंदी शुरू कर दी थी। इस घेराबंदी का कोई विशेष लाभ अमेरिका और नाटो को नहीं मिला, इसलिए वे दोबारा से ईरान पर यह दबाव बनाना चाहते हैं कि ईरान दोबारा से ये जो नाभिकीय शस्त्रास्त्र विरोधी संधि है ये कर ले, अपने नाभिकीय शस्त्रास्त्रों का हिसाब दे अमेरिका को और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो शक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए। लेकिन ईरान ने अब इस तरह की कोई भी संधि करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। और अभी जो ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जो वहाँ इलेक्ट हुए हैं, जिन्हें चुना गया है, वे हार्डलाइनर बताए जाते हैं। वे अमेरिका से किसी भी तरह की संधि या समझौता करने के, नाटो से किसी भी तरह की संधि या समझौता करने के विरोधी हैं। और इसलिए इब्राहिम रईसी की शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान को दरअसल ये चुनौती दी है कि ईरान को वो शांति से नहीं रहने देंगे। इसराइल ने कहा है कि वो ईरान सहित कई मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। ये निश्चित है कि अगर ईरान पर हाथ डाला जाता है तो खाड़ी के देशों में एक तरह का भूकंप आ जाएगा, एक तरह का जलजला आ जाएगा और इसराइल को एक नहीं कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। इसराइल की पहले ही इसराइल के खिलाफ पहले ही खाड़ी के देशों में शत्रुता है और अगर इसराइल ईरान पर हाथ डालने की हिमाकत करता है तो निश्चित रूप से ईरान के जो मित्र हैं और इसराइल के शत्रु हैं वे इसका मुकाबला करेंगे, वे एक्टिव हो जाएंगे और इसके जो है इसराइल को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो उसी के लिए इसराइल कह रहा है कि वो ये पूरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार है और वो कई मोर्चों पर लड़ने के लिए तैयार है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, उनके कमांडर ने कहा है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी दखल ईरान सहन नहीं करेगा और वो किसी भी हालात के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। दरअसल जनवरी में ही इसराइल के लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोचावी ने कहा था कि उन्होंने अपनी सेनाओं को तैयार रहने की चेतावनी दे दी है। ईरान 2015 की नाभिकीय संधि को पुनर्स्थापित करने के अमेरिका और यूरोप की कोशिशों का लगातार विरोध कर रहा है। नाभिकीय संधि जिसे ट्रंप ने 2018 में खारिज कर दिया था। और दरअसल अगर हम ध्यान से देखें तो इस्राएली जहाज़ पर, ये इस्राएली युद्धपोत पर जो हमला है 29 तारीख का शनिवार का, इसे तो एक बहाने के तौर पर लिया जा रहा है, एक बहाने के तौर पर बनाया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये जो प्रोवोकेशन है, उकसावे की कार्रवाई है, जैसा मैंने बताया पिछले कुछ महीनों में ही मार्च से अब तक ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी से लेकर उसके जहाज़ों तक पर लगातार एक श्रृंखला रही है हमलों की। उसे लगातार उकसाया जाता रहा है कि ईरान किसी तरह की बड़ी कार्रवाई करे और उसे बहाना बनाकर फिर अमेरिका और नाटो की जो शक्तियां हैं वो ईरान के अंदर दखल दें। दरअसल अफ़गानिस्तान से और इराक से अपनी सेनाओं को, फ़ौजों को वापस बुलाकर अमेरिका युद्धों से पीछे नहीं हट रहा है बल्कि नई युद्धों की तैयारी में जुटना चाहता है। अफ़गानिस्तान जिसमें उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन कर दिया है, काफ़ी हिंसा और मारामारी के जरिए काफ़ी विनाश कर दिया है अफ़गानिस्तान के अंदर, इसी तरह से इराक में काफ़ी विनाश कर दिया है। तो उस अफ़गानिस्तान से सितंबर तक और इराक से दिसंबर तक अपनी सेनाओं को अमेरिका वापस बुला रहा है, लेकिन उसे वापस बुलाने का किसी तरह का उद्देश्य जो है वो शांति और सद्भाव का उद्देश्य नहीं है, असैनिक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक सैनिक उद्देश्य है कि अपनी सेनाओं को अब नई परिस्थिति में अफ़गानिस्तान और इराक से विड्रॉ करके उनसे हटाकर अब उन सेनाओं को पूरी तरह से ईरान के ख़िलाफ़ जो है लगाया जाए, ईरान के ख़िलाफ़ लगाया जाए, चीन के ख़िलाफ़ लगाया जाए, उत्तरी कोरिया के ख़िलाफ़ लगाया जाए। तो नए मोर्चे खोलने की तैयारी कर रहा है अमेरिका विश्व युद्ध के और एक स्थायी युद्ध के। तो किसी भी तरह से हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि
अफ़गानिस्तान या इराक़ से फ़ौजों को वापस हटाकर जो नया डेमोक्रेटिक रिजीम है जो बिडेन की लीडरशिप में, वो किसी तरह से दुनिया के अंदर शांति की स्थापना चाहता है, बल्कि वो अफ़गानिस्तान और इराक़ से अपनी फ़ौजों को हटाकर ईरान के ख़िलाफ़ लगाना चाहता है, चीन के ख़िलाफ़ लगाना चाहता है, रूस की घेराबंदी करना चाहता है, और इस तरह की उसकी जो घातक योजनाएं हैं वो धीरे धीरे उनका खुलासा हो रहा है। जहाँ तक ईरान की बात है तो ईरान के अंदर जो सत्ता मौजूद है, जो मूलवादी, धार्मिक मूलवादी इस्लामिक सत्ता मौजूद है, वो अपने आप में बहुत ही प्रतिक्रियावादी, बहुत ही रिएक्शनरी सत्ता है, मेहनतकश जनता की पूरी तरह से दुश्मन है, और उसने लंबे समय से ये जो ख़ुमैनी का शासन है, आयतुल्लाह ख़ुमैनी का शासन है, इस्लामिक कुरानिक शासन है ईरान के अंदर, इसने लंबे समय से वहाँ की मेहनतकश जनता को जो है बेड़ियाँ पहनाए रखी हैं, फांसीवाद की बेड़ियाँ पहनाए रखी हैं, धार्मिक मूलवाद की बेड़ियाँ पहनाए रखी हैं, और मेहनतकश जनता वहाँ छटपटा रही है। मेहनतकश जनता की हालात ईरान में बहुत ख़राब हैं। तो इसराइल के अंदर, इसराइल अपने आप में एक कठपुतली है साम्राज्यवादी शक्तियों की, खुद में एक इलाकाई साम्राज्यवादी शक्ति है, और उसका पूरा जो हित है वो ईरान के अंदर और खाड़ी देशों में युद्ध की ज्वालाएं भड़काने में है। इसराइल हथियारों का आयातक भी है और निर्यातक भी है। दुनिया भर में इसराइल जो है वो हथियारों को सप्लाई करता है और अमेरिका से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता भी है। आप जानते हैं कि अभी इसराइल ने अमेरिका से बड़ी खेप लिया। अमेरिका हर साल बहुत बड़ी खेप हथियारों की और पैसे की इसराइल को देता है। फ़िलिस्तीन पर हमले से पहले इसराइल ने ये बहुत बड़ी खेप जो है ये ली थी अमेरिका से, और उन्हीं के दम पर, उन्हीं रॉकेट लॉन्चर्स के दम पर उसने फ़िलिस्तीन पर हमला किया था। इस सब के बीच में मध्य पूर्व में, जहाँ पहले ही बहुत बड़ा सैनिक राजनीतिक असंतुलन बना हुआ है, वहाँ ख़ासतौर से सीरिया, यमन, इराक़ जैसे जो देश हैं वो पूरी तरह से टर्मोइल के अंदर हैं, एक ऐसी स्थिति के अंदर हैं जिसमें पूरी तरह से उन्होंने अपनी स्थिरता और संतुलन को खो दिया है। उस संतुलन को खो देने के बाद ये देश इस समय युद्ध की चपेट में हैं, और ये युद्ध जो है लगातार फैल रहा है। अब ये युद्ध वहाँ ईरान को सीधे सीधे अपनी चपेट में लेने वाला है, अपनी गिरफ्त में लेने वाला है, और साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस युद्ध को दुनिया भर में स्थायी बना देने पर आमादा हैं, स्थायी बना देने पर तुली हुई हैं, और उसे वास्तव में वे फैला रही हैं, खाड़ी के देशों में फैला रही हैं, वे उसे पश्चिम एशिया में फैला रही हैं। आपने देखा किस तरह से अफ़गानिस्तान पर हमला हुआ, किस तरह से बिना बात झूठे आरोपों में पीछे इराक़ पर हमला हुआ था। अब इराक़ के बेस को इस्तेमाल करके, कुवैत के बेस को इस्तेमाल करके ईरान पर हमला करना चाहती हैं ताकतें, और उधर ईरान अपने नए हमले खोल रहा है। हाउथी रिबल्स को, हाउथी विद्रोहियों को शरण देकर, उन्हें मदद देकर ईरान पूरे पश्चिम एशिया में, बल्कि यूँ कहा जाए कि पूरे एशिया में वो तरह तरह से दखल दे रहा है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि वो हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार है, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन वास्तव में ईरान के पास अमेरिका और यूरोप की ताकत के मुकाबले कुछ भी ताकत नहीं है। और अमेरिका और यूरोप की ये जो ताकतें हैं, जो सैनिक ताकतें हैं, हथियारों की बड़ी उत्पादक हैं, तोपों और हवाई जहाज़ों की बड़ी उत्पादक हैं, जलपोतों की बड़ी उत्पादक हैं, ये किसी भी तरह से ईरान को ज़्यादा लंबे समय जो है रेजिस्ट भी नहीं करने देंगी। जीतना तो दूर की बात है, उसे ज़्यादा लंबे समय ये प्रतिरोध भी नहीं करने देंगी। तो ईरान भी इस बात को समझता है, और इसलिए ईरान लंबे समय से एक तरह से आँख मिचौनी खेल रहा था इन देशों के साथ। ईरान लफाजी भी कर रहा था इनके ख़िलाफ़, और इनके साथ सुलह मसालत की भी कोशिश जो है ईरान लगातार कर रहा था। ईरान अगर इन साम्राज्यवादी ताकतों के साथ
सैनिक मुठभेड़ करता है तो इसमें ईरान का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ईरान भी इसे समझता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। साम्राज्यवादी ताकतें पूरी तरह से ईरान का रास्ता रोककर खड़ी हो गई हैं और वे किसी भी तरह से ईरान को युद्ध की इस भट्टी से इस बार निकल जाने देने के पक्ष में नहीं हैं। तो ये एक पूंजीवादी देश, पूरी दुनिया के अंदर पूंजीवादी देश और खाड़ी के अंदर जहाँ इस तरह से युद्ध छिड़ गया है कि अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ हर देश जो है वो दूसरे देशों के खिलाफ इस युद्ध में खड़ा हो गया है। और वहाँ ये जो समीकरण हैं, दोस्ती और दुश्मनी के जो समीकरण हैं, ये बुरी तरह से उलझ गए हैं। तो इनके चलते खाड़ी के अंदर एक नए युद्ध की ज़मीन तैयार हो रही है, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। और इस भूमिका के तैयार होते इसके जो थिएटर्स हैं युद्ध के, ये दुनिया में जगह जगह बन रहे हैं। रूस में बन रहा है, दक्षिण अफ्रीका में बन रहा है, पश्चिमी एशिया के अंदर बन रहा है, लैटिन अमेरिका में बन रहा है। तो ये बहुत सारे जो थिएटर्स हैं, हिंद महासागर में बन रहा है, प्रशांत महासागर में बन रहा है। तो ये जो बहुत सारे थिएटर्स हैं युद्ध के, वॉर के, ये लगातार तैयार हो रहे हैं। और इन थिएटर्स के तैयार होते पूरी दुनिया के अंदर युद्ध का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। सिर्फ खाड़ी के अंदर नहीं मंडरा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मंडरा रहा है। और अगर खाड़ी में भी ये युद्ध शुरू होता है बड़ी शक्तियों के बीच में, तो निश्चित रूप से ये खाड़ी जो है ये इस परोक्ष युद्ध का, प्रॉक्सी वॉर का एक अखाड़ा बनकर रह जाएगी। और जो हाल साम्राज्यवादी देशों ने सीरिया और यमन का किया है, वही हाल वे ईरान का भी करेंगे। तो हमारे समय में साम्राज्यवाद को, साम्राज्यवादी शक्तियों को किसी बूर्जुआ राष्ट्रीय आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसा कि ईरान के शासक कोशिश कर रहे हैं। इसे चुनौती देने के लिए पूरी दुनिया की मेहनतकश जनता के एक की ज़रूरत है। लेकिन ईरान के शासक इस मजदूर और मेहनतकश जनता के उससे कम खिलाफ नहीं हैं जितने खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के शासक हैं। इसलिए ये लड़ाई अभी इन बूर्जुआ राष्ट्रीय राज्यों के बीच में है। और दुनिया की जो मेहनतकश जनता है वो अपने क्रांतिकारी संघर्ष में अभी नहीं खिंची है, वो अभी किनारे बैठी है। और इस स्थिति का ये साम्राज्यवादी ताकतें जो हैं ये लाभ उठा रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो आने वाला टर्मोइल है, ये जो आने वाली स्थिति है जो हमारे आंखों के सामने अब बन रही है, युद्ध की जो स्थिति है, ये मेहनतकश जनता को जगाएगी। और वो तमाम शक्तियां जो युद्ध को जन्म दे रही हैं, निश्चित रूप से वही क्रांति को भी प्रोपेल करेंगी, क्रांति को भी वे ऊष्मा देंगी, ऊर्जा देंगी। और निश्चित रूप से ये जो शक्तियां हैं ये इतिहास की अंधी शक्तियां इतिहास को आगे की तरफ धकेलेंगी, क्रांति की तरफ धकेलेंगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किस तरह से जो बूर्जुआ राष्ट्रीय राज्य हैं ये एक दूसरे के साथ साथ शांति से नहीं रह सकते। ये एक दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ ये उसके जान माल को नुकसान पहुंचाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ लगातार हिंसा और मारामारी का इस्तेमाल करेंगे। उसमें चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो। तो ये तमाम देश जो हैं ये दरअसल एक दूसरे से शत्रुता रखने वाले राज्य हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया को, इन शत्रु राज्यों के अंदर पूंजीवाद ने पूरी दुनिया को बांट दिया है। तो हमारे सामने जो चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है कि हम इस दुनिया को दोबारा से एकजुट करें और इन विभाजनकारी ताकतों को, इन अलगाववादी ताकतों को, जिन्होंने दुनिया में ये बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों के नाम पर ये अलगाव पैदा किए हैं, बैरिकेडिंग की है, ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, इसमें सीमाएं बनाई हैं, तो इन सब सीमाओं को हम तोड़ डालें और इन बूर्जुआ राष्ट्र राज्यों को उखाड़ कर फेंक दें, इनके विनाश की तरफ चलें। तो साथियों, ये है चुनौती जिसको आज हमें स्वीकार करना है और इसे लेकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी साथियों ने हिस्सा लिया और इसके अंदर आपने खाड़ी देशों में उठ रही ये जो इस समय लहर है, युद्ध की लहर है,
इसके बारे में आपने जाना, लेकिन इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं खाड़ी देशों में जो जन असंतोष है, जनता के बीच में जो आक्रोश है, उसके बीच में जो गुस्सा है, वो भी सबसे ज़्यादा है। कल हमने आपको बताया था लेबनान में प्रदर्शन हो रहे थे और इन प्रदर्शनों में रात को पता चला कि इनमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। लोगों ने पुलिस और लोगों के बीच में लगातार मुठभेड़ें हुई हैं। ईरान के अंदर भी मेहनत कश जनता ईरान के शासकों के खिलाफ लड़ रही है। इसराइल के अंदर अभी खूनी संघर्ष के चलते भी फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में इसराइल के अंदर बड़े प्रदर्शन हुए हैं और इसराइल के अंदर भी इसी तरह से वहाँ की सुरक्षा सेनाओं के साथ लोगों की मुठभेड़ें हुई हैं। तो पूरे मध्य पूर्व के अंदर इस समय जो माहौल बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि एक तरफ तो ये जनज्वार उठ रहा है, लोगों के संघर्ष हो रहे हैं, मेहनत कश जनता, मजदूर वर्ग अपने संघर्ष कर रहा है, अपने वर्गीय संघर्षों के अंदर जुटा हुआ है और दूसरी तरफ ये जो बूर्जुआ राष्ट्र राज्य हैं ये एक दूसरे की जड़ खोद देने में जुटे हुए हैं। तो ये एक शुभ संकेत है आने वाले समय के लिए कि इन बूर्जुआ राज्यों के बीच में इस तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस तरह का संघर्ष हो रहा है जो निश्चित रूप से क्रांतिकारी संघर्ष को संबल देगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहने के लिए, रुकने के लिए, और इस तरह के कार्यक्रम हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। रोज़ 8 बजे हमारा समय होता है सामिकी का। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, फेसबुक चैनल को भी लाइक करें और लगातार सभी साथी इन प्रसारणों को देखते रहें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ रुकने के लिए। लाल सलाम।